नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे नरेशन की और अब बारी आ गई है इसे विधिवत समाप्ति देने की। नरेशन या स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसका अंतिम जो पार्ट है, अंतिम सेंटेंस है, जिसे अपन क्या कहेंगे आपका वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसे पढ़ने की बारी आ चुकी है। और यहां पर इसी सेंटेंस के साथ में इसकी विधिवत समाप्ति भी हो जाएगी। देखिए, अपना जो लास्ट का सेंटेंस है उसे हम क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बताइए जरा, इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसे हम हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या पढ़ेंगे इसे? आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। अगर है तो किन सिचुएशंस के आधार पर है। इसकी पहली जो आइडेंटिफिकेशन बनेगी, इसकी जो पहली पहचान बनेगी, वो क्या बनने वाली है? इसकी पहचान अपने पास में दो तरीके से होगी। इसकी पहचान अपन कितने तरीके से लेंगे? वहां पर दो तरीके से। पहली पहचान यह है, मेरा सेंटेंस व्हाट से या हाउ से शुरू होना चाहिए। यहां पर साथ में सेंटेंस आएगा ही आएगा और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क हो जाएगा। ठीक है। अब यह सेंटेंस किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी बना, उसका एक एग्जांपल ले लीजिएगा। सेंटेंस है, वॉट ए प्लेजेंट वेदर इट इज। वॉट ए प्लेजेंट वेदर इट इज। अब जरा चेक करिएगा, इसमें अपना सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? वॉट से। यहां ए से लेके इज तक ये अपना सेंटेंस है। ये लास्टली आपके पास में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेंटेंस कैसा बन गया? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर अपने पास में एक प्रॉब्लम ये भी तो आती है। कौन सी जी? कि भाई हम यहां पर चेक करते हैं तो हमें एक सिचुएशनल कंडीशन मिलती है और वो सिचुएशनल कंडीशन हमारी होती किसकी है? जिसमें WH वर्ड है, उससे शुरू होने वाला हमारा पार्ट है, वो कैसा बन सकता है आपके लिए? वहां पर वो पार्ट इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य भी तो बन सकता है। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य क्यों नहीं है? तो मेरा पहला सीधा सीधा जवाब ये होगा कि सेंटेंस के लास्ट में यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अगर ये इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक होता तो यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क की बजाय क्या लग जाता? क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव मार्क लग जाता। ठीक है। अब दूसरा ये कि अपने पास वोट या हाउ, इन दोनों में से एक शब्द आता है और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका क्या मिले? मॉडल मिले, तो ये अपना प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। अगर तुरंत बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नहीं आता है तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनता है। ठीक है। जैसे यहां पर एक टर्म देते हैं और मैंने एक एग्जांपल ये लिखा, वॉट इज योर नेम। अब चेक करिए, इसमें भिन्नता हम लाएंगे तो कहने को वॉट इसमें भी शुरू में है, इसमें भी शुरू में है, यहां भी बीच में क्या है? आपका सेंटेंस है, यहां भी सेंटेंस था। पहला फर्क तो ये हो गया, यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्कर, यहां पर क्या है? आपका क्वेश्चन मार्क है। दूसरा फर्क इसमें हम ढूंढते हैं तो वो ये है कि यहां पर इस देखिए इधर है और यहां इस देखिए आपका यहां है। ये मोटा फर्क है। अगर मुझे पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह का भेद का पता नहीं भी चलता है तो भी मैं आसानी के साथ में इस की वजह से या वोज आ जाए या वर आ जाए, एम आ जाए,
आर आ जाए, हैज हैव हैड आ जाए, डू डज डिड आ जाए, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ought टू यूज टू नीड नॉट और डेड नॉट आ जाए, उससे इजीली पता चलेगा कि मेरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या फिर आपका वहां पर एक्सक्लेमेटरी है। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस है, अगर इसको मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये मेरा सेंटेंस किस में चला जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी में चला जाएगा। और नीचे वाले को मैं फाइंड आउट करता हूं तो बताइए ये मेरा टर्म किस में चला जाएगा, आपका इंटेरोगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास में आ रही है, इससे इजीली आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या दर्शाना चाहता हूं, मैं आपको वहां पर क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, हालांकि हमें इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना है, हमने इंटेरोगेटिव पहले पढ़ लिया है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, आपका एक्सक्लेमेटरी की। तो एक्सक्लेमेटरी की आइडेंटिफिकेशन में ये नंबर 1 की है, ये पहले नंबर की पहचान है। अब अपन लेते हैं इसके दूसरे नंबर की पहचान। वो पहचान क्या रहेगी, आपको दूसरे नंबर की पहचान के अंदर क्या मिलेगा, आपके पास में कोई इंटरजेक्शन होना चाहिए। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, आपका विस्मयकारी ध्वनि या फिर विस्मयकारी शब्द। ठीक है, अब इंटरजेक्शन के साथ में तुरंत बाद में जस्ट आफ्टर आपके पास में एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। साथ में यहां पर क्या आना चाहिए, आपका सेंटेंस आना चाहिए, और उस सेंटेंस के बाद में आपका फुल स्टॉप आना चाहिए। अब अपनी कंडीशन यह है कि इंटरजेक्शन होता क्या है, उसकी एक हल्की सी जानकारी लेते हैं। मैं वापस यहां पर आपको लेकर आऊंगा। पहले यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपके समक्ष कर लेता हूं, और वो बात अपनी किसकी रहेगी, आपका इंटरजेक्शन की रहेगी। ये इंटरजेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने लिखा अलास बहुत बुरा हुआ, या फिर हुर्रे। इसी टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर हुर्रा लिख सकते हैं। ओह गॉड हो सकता है, आउच हो सकता है, या फिर ऑफ हो सकता है, जीसस हो सकता है, क्राइस्ट हो सकता है, हे राम हो सकता है, गुड हेवंज हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, ब्रेवो रह सकता है, ओह हो सकता है, यह हो सकता है, आउच हो सकता है, एटसेट्रा। तरह तरह के शब्द मिल सकते हैं, जिसमें कुल मिलाकर अपना ओनोमेटोपिया अत्यानुप्रास अलंकार है, उसकी बात बताई जाती है। एक विशेष प्रकार की ध्वनि हो सकती है, विशेष प्रकार का शब्द आपका हो सकता है, और इनमें से जो भी शब्द आपका काम में लिया जाए उसके तुरंत बाद में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उस शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर हम किसका नाम दे सकते हैं, आपका इंटरजेक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये इंटरजेक्शन अगला कहता है यहां होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क तो साथ में आएगा, फिर आपका सेंटेंस आ जाएगा, और सेंटेंस के साथ में वहां क्या लग जाएगा, आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। क्यों ना इसका एक एग्जांपल लेके देखें। जैसे मैंने ये कहा, फुल स्टॉप, अलास ही इज नो मोर, या फिर सेंटेंस दिया जाए, हुर्रे वी हैव वन द मैच, या फिर एग्जांपल हो सकता है ब्रेवो यू हैव डन वेल, यह हमारा सेंटेंस हो सकता है ओ माई गॉड आई एम
ruined, या फिर अपना सेंटेंस हो सकता है हे राम दिस इज नॉट गुड। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स यहां देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर इन सब में चेक करिए, पहले में अलास के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, दूसरे में हुर्रे के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तीसरे में ब्रेवो के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, चौथे में ओ माई गॉड के साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और पांचवें में आपका हे राम के साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, तो यहां पर ये इंटरजेक्शन बन गया, इसके बाद में सेंटेंस आया, सबके लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, मतलब अपना सेंटेंस कैसा बनेगा, वहां पर एक्सक्लेमेटरी बनेगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है वो दो तरीके से हो गई, या तो व्हाट या हाउ से शुरू होना चाहिए, साथ में आपका सेंटेंस होना चाहिए और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, या मेरा सेंटेंस इंटरजेक्शन प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क से शुरू होना चाहिए और प्लस में आपका सेंटेंस आना चाहिए, उसके साथ में क्या लग जाना चाहिए, आपका फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। ये दोनों तरीकों में से किसी भी एक के साथ में सेंटेंस शुरू होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम दिया जा सकता है। अब अगली बात पे अपन चलते हैं कि इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज वो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। सबसे जो पहला परिवर्तन रहेगा उसे अपन बोलेंगे आपका रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। अब ये चेंज या परिवर्तन अपने पास में क्या रहेगा, इसे सुनना। अगर मुझे मेरे सेंटेंस में क्या दिया गया, आपका सैड दिया गया, तो मैं उसे चेंज करूंगा एक्सक्लेम्ड में। अगर मुझे बाल की खाल निकालनी है तो मैं यहां पर प्रीपोजिशन विद लगाऊंगा। दुख के भाव के लिए यहां पर सोरो आ जाएगा, आनंद के भाव के लिए यहां पर जॉय आएगा, और अचंभे के भाव के लिए यहां पर आपका सरप्राइज आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं इसे ब्रैकेट में लिखूं। क्यों? क्योंकि जो सोरो का है, जॉय का है, सरप्राइज का इमोशन या फीलिंग है, जो इनका मूड है, जो भाव है, वो एक्सक्लेम्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक्सक्लेम्ड में पहले से शामिल किया गया है। इसे अलग से शामिल करने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल होता है तो दुख के लिए सोरो आएगा, आनंद या खुशी के लिए जॉय आ जाएगा, अचंभे या आश्चर्य के लिए वहां पर आपका सरप्राइज आ जाएगा। यह अपना चेंज इसमें है। लेकिन एक टर्म यह भी रहेगा कि अगर आप ये मानिए सेड के साथ में टू जुड़ा हुआ है तो आगे आपका एक्सक्लेम्ड के साथ भी क्या लग सकता है, टू लग सकता है, जिसके चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। ऐसा देते हुए आरबी में सब्जेक्ट तो मिलेगा, जनरली क्या मोस्टली अधिकांशतया इसके साथ में आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। अब दूसरा पैटर्न इसका यह होता है कनेक्टर का, यानी संयोजक शब्द का। अब इसमें संयोजक शब्द किस किस को जोड़ने के लिए रहेगा, जैसे आपके पास में रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का मुझे क्या करना है, चेंज करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ कनेक्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच के साथ। तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज तो मैं यहां कर दूंगा, लेकिन चेंज करने के साथ में मुझे इसे क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के साथ कनेक्ट भी तो करना है। अगर मैं इसे यहां कनेक्ट करता हूं तो कनेक्ट करने के लिए मेरा जो कनेक्टर बनेगा वो कनेक्टर रहेगा दैट, और यह बात अपनी पहले हो ही रखी है कि दैट यहां किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की डिमांड करेगा। फिर जो तीसरा पार्ट इसमें रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारे पास में जो वोट या हाउ आता है जिससे आरएस की स्टार्टिंग होती है उसे आप हटा दीजिए, और उसे हटाकर आवश्यकता अनुसार आप उसमें वेरी ला सकते हैं, या फिर आप ग्रेट लेकर आ सकते हैं, या फिर आप बिग लगा सकते हैं। अब ये लगेगा कहां पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। या तो आपको इसमें क्या मिलेगा, कोई एडजेक्टिव मिलेगा, या फिर आपका कोई नाउन मिलेगा, या अपना स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एडजेक्टिव और प्लस में क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। ये हैंडलिंग इसकी रह जाएगी। ठीक है, तो वोट या हाउ को आप हटा दीजिए, इन्हें हटाने के एवज में आप वेरी लगाइए, या ग्रेट लगाइए, या फिर बिग लगाइए। ये लगेगा कहां पर, या तो एडजेक्टिव या विशेषण शब्द के पहले, या नाउन संज्ञा शब्द के पहले,
या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन विशेषण प्लस संज्ञा शब्द के पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चौथी स्थिति, अगर मुझे वोट या हाउ नहीं दिया गया बल्कि मेरा इंटरजेक्शन दिया गया और इंटरजेक्शन के जस्ट आफ्टर तुरंत बाद में मुझे यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया, मैं इसे हटाऊंगा। जो भी मेरे पास में शब्द होगा, चाहे वो हुर्रे है, हुर्रा है, अलास है, ओह गॉड है, गुड हेवंस है, ब्रेवो है, जो भी शब्द होता है उसे हटाऊंगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटाऊंगा और उसे हटाने के एवज में कोई भी अन्य शब्द रिप्लेस नहीं होगा। जैसे ऊपर इनको हटाने के एवज में ये शब्द लग रहे हैं ना, नीचे वाले को इनको हटाने के एवज में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने क्रॉस लगा रखा है, मतलब वो शब्द हट जाएंगे, उनका भाव सोरो में, जॉय में, सरप्राइज में या एक्सक्लेम्ड में ही शामिल हो जाएगा, अलग से आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म इसमें क्या रहेगा, अपना सेंटेंस जो कि एक्सक्लेमेटरी होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य का होता है, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मुझे चेंज करना है और ये चेंज किस में होकर चला जाएगा, आपका असर्टिव में। और असर्टिव का स्ट्रक्चर है वो किससे शुरू होगा, आपका सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के साथ में यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आवश्यकता अनुसार अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, आपका मेन वर्ब आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका रिमेनिंग पार्ट या फिर आपका शेष वाक्य रह जाएगा। ये लीजिए, हो जाएगा। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास में आ रही होती है, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको सीधा सीधा इस बात का पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करें। यहां पर अपना सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है प्लस हेल्पिंग वर्ब या रिमेनिंग पार्ट है, उसे ले आएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा, वोट या हाउ हट जाएगा, इंटरजेक्शन हट जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कनेक्टर आपका उसमें क्या लगेगा, दैट। देखो ये बात अपनी हो चुकी है कि यहां पर जो कनेक्टर अप्लाई करना, वो क्या अप्लाई करना है, दैट अप्लाई करना है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है। अब इसके बाद में एक और चीज आपको लेनी है। नंबर 6 पे ये है कि कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि कई बार हमारे पास में क्या नहीं होता, आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं मिलता है। अगर सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं मिलता है तो हमें क्या करना, वहां पर इसे अज्यूम करना है। अज्यूम का मतलब उसे मानना पड़ेगा और हम दिए हुए संज्ञा शब्द के आधार पर क्रमशः ही है, शी है, इट है या फिर आपका किसी का नाम है, तो यहां पर नाम वाला पार्ट जो नाउन का आएगा वो वापिस कहां घूम जाएगा, शी पे या फिर ही पे घूम जाएगा। तो इसे तो अपन छोड़ ही दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या आएगा, या तो ही आएगा या फिर क्या आएगा, आपका शी आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है अपने पास में पैटर्न क्या रहेगा, दे। मेरा मशवरा आपको यह रहेगा कि यहां पर इसे आपको छोड़ना चाहिए। आपके पास में सब्जेक्ट नहीं है तो आवश्यकता अनुसार जो दिया गया संज्ञा शब्द होता है उसके आधार पर आप या तो ही को मानिए या फिर आपका शी को मानिए या फिर आप इट को मानिए या फिर आपका दे को मानिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो एक कंडीशन यह भी बनती है, कई बार हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं, हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, सहायक क्रिया या फिर आपका उपपद, यह भी छोड़ा हुआ मिलता है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि मेरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल नहीं दिया गया हो तो मुझे इसमें भी अज्यूम करना पड़ेगा। और ये जो मेरा अजम्पशन है वो अजम्पशन कहां जाएगा, आपका प्रेजेंट टाइम में जाएगा, जहां से मैं क्या पिक करूंगा, इज़मार। अब इज़मार मेरा प्रेजेंट टाइम में आ रहा है, मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मेरा प्रेजेंट टाइम किस में चेंज होता है, पास्ट टाइम में चेंज होता है। अर्थात इज़मार मानते हुए मैं इसे किस में लेकर जाऊंगा, वॉज या वर में ले जाऊंगा। ये लीजिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ही, शे, इट, दे मानो, और अपने पास हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नहीं है तो मॉडल मानने की छूट नहीं होती है आपको,
बल्कि आप क्या करेंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और उसमें किसको मानेंगे आप, इज़ामार को, और इज़ामार को मानते हुए उसे किस में लेकर जाएंगे, आपका वोज या वर में ले जाएंगे। अब ये अपने पैटर्न रहे, इन पैटर्न्स के आधार पर अपन एक सेंटेंस है उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो सेंटेंस अपना कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी का। देखिएगा अपना सेंटेंस ये बनता है, राघव said to Pulkit, what a nice weather it is. What a nice weather it is. कोशिश कीजिएगा कि यहां वाले पैटर्न में आपके पास में इसका आंसर आप निकाल पाएं। देखिए जरा क्या आंसर आपका निकलेगा। पहली बात तो आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। सेंटेंस किससे शुरू हुआ, वर्ड से। कहने को वर्ड आपका WH वर्ड होता है, मतलब इंटेरोगेटिव होना चाहिए, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में देखिए क्या है आपके पास में, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और दूसरी बात वर्ड के तुरंत बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल भी नहीं है। बात क्लियर। अब इसको चेंज कर रहा हूं, तो आपको यह सीखना है कि जनरल मैनर में मेरा सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट होता है, तो इसमें ऑलमोस्ट लगभग आप ये कहें कि 99% आपके पास में यहां पर किसका भाव रहेगा, सरप्राइज का भाव रहेगा या फिर अचंभे का भाव रहेगा। तो यहां पर आप अकेले एक्सक्लेम्ड के साथ इसे सोल्व कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पूरा ही बाल की खाल निकाल लेते हैं। यहां पर मुझे सेंटेंस मिला, राघव सैड टू, मेरा पैटर्न जाएगा, ये किस में चला जाएगा, एक्सक्लेम्ड। फिर यहां पर मैं लिख दूंगा विद सरप्राइज। बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या जाएगा, दैट। दैट को डिमांड होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मेरे पास में इट है, इट आपका थर्ड पर्सन है, मतलब चेंज या नो चेंज, नो चेंज रहेगा। इट का वापिस आप इट ले आइए। जो इज है तो इज़ामार प्रेजेंट मानते हुए पास्ट में ले जाइए। तो इट के साथ वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, वॉज। फिर आप ए यहां पर लगा ही देंगे। वोट हटेगा, वोट हटने के एवज में या तो वेरी लगाएंगे या फिर ग्रेट लगाएंगे। तो नाइस है, वो अपने से पहले ग्रेट तो लेगा नहीं, क्या लेगा, वेरी, फिर नाइस आ जाएगा और बचा हुआ टुकड़ा वेदर। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क की बजाय क्या लगेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब हमने ये जो सेंटेंस लिया वो वोट का लिया, क्यों ना हम एक सेंटेंस ले लें हाउ का, जिससे स्थिति अपनी और ज्यादा क्लियर हो जाए कि इसमें भाव भी परिवर्तित होता है या नहीं होता है। जैसे सेंटेंस लिखा गया, जगदीश said how unlucky I am. How unlucky I am. अब यहां इसको चेक करने की कोशिश कीजिएगा, आपने इस टर्मिनोलॉजी से क्या मिल रहा आपका, जगदीश। फिर जो सेड है, जगदीश ये बोल रहा मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मतलब कैसा है बंदा, दुखी है। और दुखी के लिए आप एक्सक्लेम्ड के साथ में जो टर्म देंगे वो टर्म क्या मिलेगा, सोरो मिलेगा। तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा, दैट। दैट किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन सा है, आई है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। जगदीश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किस में जाएगा, ही में जाएगा। इज़ामार हम लेंगे, बताइए इज़ामार किस में चला जाएगा आपका, वॉज वर्ब में। तो क्या बनेगा, जगदीश एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वॉज। हाउ तो यहां से हट ही जाएगा, अनलकी की बजाय यहां पर यह टर्म किस में आ जाएगा, वेरी अनलकी में आ जाएगा। और लास्टली एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो देखिए एक हमने किया सरप्राइज का,
दूसरा हमने किसका किया, सौरों का। तो एक अपना एग्जाम्पल और लेना बनता है और वो रहेगा खुशी का, जिसे हम जॉय का कैरेक्टर मान सकते हैं। तो जॉय का सेंटेंस किस तरीके से बनेगा वो चेक करिएगा। अगर आपको सेंटेंस दिया गया द चिल्ड्रेन said single comma inverted quote start hooray we have won the मैच। ठीक है, अब चेक करिएगा अपने इस सेंटेंस पैटर्न के अंदर। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आरवी का सब्जेक्ट है, ये आरवी आ गया, ये अपना यहां पर इंटरजेक्शन प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, ये फिर एक पूरा सेंटेंस आ गया, फिर आपका फुल स्टॉप आ गया। क्लियर, सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी है, कोई इश्यू नहीं है आपका। अब बच्चों ने ये कहा हुर्रे हम मैच जीत गए, मतलब मैच जीतने की इन बच्चों की क्या है, खुशी है, या आनंद या हर्ष का भाव है। इस आनंद या हर्ष या खुशी के भाव के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, आपका वहां पर जॉय का। तो बता दीजिए यहां टर्म क्या आएगा, टर्म ये बनेगा द चिल्ड्रेन exclaimed with joy that के बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है, वी है। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा है, चिल्ड्रेन है। तो चिल्ड्रेन के लिए मैं यहां पर क्या अप्लाई कर दूंगा, आपका दे अप्लाई करूंगा, और दे के साथ में ये हुर्रे तो गया, ये तो हट गया आपका। हुर्रे का भाव तो किसमें है, जॉय में आ गया, अलग से कोई वर्ड आपको रिप्लेस नहीं करना है। और यहां वी के बाद में जो हैव है, हैव किस में जाएगा, हैड में। हैव के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। और पास्ट परफेक्ट में हम लगाते क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, आपका वन रहेगा, और फिर बचा हुआ टुकड़ा क्या आ जाएगा, द मैच आ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं, वन नहीं बल्कि वॉन पढ़ते हैं, उसके बारे में एक हल्की सी जानकारी आप ले लीजिए। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे आपके पास में एक वर्ड है STORY, दूसरा शब्द है आपका STOREY। ये दोनों ही यहां पर क्या है, आपके स्पेलिंग है, अर्थात आप इन्हें क्या पढ़ सकते हैं, वर्तनी। इन दोनों का जो उच्चारण आप लेंगे, इसे भी क्या पढ़ेंगे, आपका स्टोरी, और इसे भी आप क्या पढ़ेंगे, स्टोरी। इस पहले वाले स्टोरी का हिंदी मीनिंग लेते हैं तो क्या पढ़ा जाएगा, आपका कहानी। दूसरे वाले स्टोरी का मीनिंग लेते हैं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, मंजिल। ये जो पैटर्न यहां निकला है, इसे हम किसका नाम देंगे, प्रोनंसिएशन, अर्थात हिंदी में इसे क्या पढ़ा जा सकता है, उच्चारण। फिर ये जो तीसरा फैक्टर है, इसे अगर मैं पढ़ना चाहूं तो बताइए इसे क्या कहा जाएगा, आपका अर्थ कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप चेक करें, ये हिंदी के हिसाब से जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये थियरी घूमती है, कौन सी, ये वाली। फोनेटिकली ये चीज करेक्ट नहीं होती है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर फोनेटिकली आप इसे लिखेंगे तो मैं साइड में इसका प्रूफ आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूं। ये टर्म है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वहां पर इस चीज को फोनेटिकली IPA में इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के आधार पर चेक कर सकता है। बुक का नाम रिकमेंड कर देता हूं आपका, जो कि इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी है, और उसके राइटर हैं डेनियल जॉन्स। ठीक है, अब यहां देखिएगा मेरा स्पेलिंग है वो क्या है, यहां पर ये जो टुकड़ा है ये सेम नहीं है, बल्कि बता दीजिए इसे क्या पढ़ा जाएगा, आपका डिफरेंट, अर्थात अलग पढ़ा जाएगा। यहां पर ये जो टर्म अपने पास आ रहा है, ये टर्म इसका क्या है,
सेम है, समान रहेगा। और जब इसकी भी बात करता हूं तो ये फिर से मेरे पास में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, यानी अलग रहेगा। अब आप सुनिएगा जरा, हमारे पास में इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर, इंग्लिश वोकेब के अंदर दो या दो से ज्यादा शब्द, मैं बोल रहा हूं दो या दो से ज्यादा शब्द, ये एग्जांपल मैंने दो का लिया है, अगला एग्जांपल मेरा दो से ज्यादा का होगा। तो दो या दो से ज्यादा शब्द हैं, उनका स्पेलिंग अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जिनका मीनिंग या अर्थ अलग अलग या डिफरेंट हो, लेकिन जिनका जो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उन्हें इंग्लिश में हम किसका नाम देते हैं, आपका पेरोनीम का, या इसी से मिलता जुलता टर्म जिसे हम क्या पढ़ सकते हैं, आपका होमोनीम पढ़ सकते हैं, या फिर इस टर्म को क्या पढ़ा जा सकता है, आपका होमोफीन पढ़ा जा सकता है। ये लीजिए, आ गया। अब ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपके समक्ष आ रही है या इसे प्रेजेंट करने की बात की जा रही है, तो ये जो हिस्सा है वो इन शब्दों में आ जाता है। हालांकि इनमें भी थोड़ा सा फर्क होता है कि होमोफीन है, होमोनीम है, पेरोनीम है, कैटेरोनीम है, इस टाइप के अलग अलग टर्म्स आते हैं, उन पे डिस्कशन अपन नहीं करेंगे। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजी में ऐसी संभावनाएं बनती हैं। जैसे अभी जो अपना एग्जाम्पल चला वो किस पर चला था, इस वर्ड पे चला था, WON। मैंने से वन पढ़ा, आपके दिमाग में वोन चल रहा होगा, और जब मैंने वन बोला तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, कौन सा, ONE। अब इसका उच्चारण भी रियल में क्या होता है, वन ही होता है, और इसका उच्चारण भी रियल में क्या होता है, वन ही होता है। इस वन का मतलब क्या है आपका, या तो जीता या फिर जीता जा चुका, जीता या फिर जीता जा चुका। और जब इस वन की हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं। अब जरा इसको चेक करिएगा, यहां जो ये आ रहा है ये मेरा इसका क्या बनेगा, स्पेलिंग बनेगा, अर्थात इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसका वर्तनी कह सकता हूं। और ये वर्तनी यहां पर बताओ क्या है, आपका डिफरेंट है, यानी अलग है। फिर यहां पर ये जो चीजें हैं इन्हें मैं क्या बोलूंगा, आपका मीनिंग बोलूंगा, अर्थात इनका अर्थ कहा जाएगा। और इसके अर्थ को हम लेते हैं तो ये अर्थ भी आपके पास में कैसा आ रहा है, वहां पर डिफरेंट आ रहा है, मतलब अलग जा रहा है। लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है बताइए ये कैसा है, आपका सेम जा रहा है। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो यहां पर ये वॉन बनेगा या वन बनेगा, वन बनेगा, मतलब ये भी होमोनीम है या होमोफीन कहा जा सकता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये कहा कि ये शब्द दो हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो से ज्यादा का भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके पास में एक वर्ड है RIGST, इसका उच्चारण आप ले लीजिए, क्या पढ़ेंगे, राइट। और राइट का हिंदी मीनिंग आप बोलना चाहें तो इसे क्या कह दें, आपका अधिकार कह सकते हैं। इसे आप कहना चाहें तो क्या हो सकता है, सही हो सकता है, या फिर आपका टर्म दायां हो सकता है, या फिर इसके लिए टर्म आपका दाहिना बन सकता है। ठीक है। फिर दूसरा वर्ड में अगर यहां लेकर चलूं तो ये वर्ड अपने पास में आएगा, ये राइट, इसका उच्चारण भी यही रहेगा, राइट। और इसे पढ़ना चाहें तो इसे क्या कहा जाएगा, लिखना, बस यही एक मीनिंग इसमें बनेगा। फिर तीसरा वर्ड हम लेना चाहें तो वो है आपका RITE, राइट, उच्चारण वही बनेगा, राइट। लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं, अनुष्ठान हो सकता है, या फिर आपका कर्मकांड हो सकता है, या धार्मिक प्रवृत्ति का कोई कार्य हो सकता है। अब आप इन्हें चेक करें एक बार, यहां ये जो स्पेलिंग्स मेरे पास आ रही हैं ये सारी की सारी बताओ आपस में सेम है या डिफरेंट है, ऑब्वियसली आपका डिफरेंट है। इन सब के उच्चारण को आप मैच कीजिए, ये आपका कैसा है, सेम है। और यहां पर इसकी बात कीजिएगा,
इनके अर्थ को लीजिएगा, बताइए ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। मतलब ये भी किस में जाएगा? होमोनीम या पेरोनीम या फिर होमोफिन में चला जाएगा। तो अपनी जो बात रुकी थी वो इस बात पे कि WON है, उसे आपका क्या वोन पढ़ा जाए? बिल्कुल नहीं, वन पढ़ा जाएगा। ONE को भी हम वन पढ़ सकते हैं और WON को भी हम वहां पर वन पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ वापिस। वहां पर एक एग्जाम्पल हम इसका और लेते हैं। जैसे सेंटेंस आपको दिया गया, रवि said alas he is no more, alas he is no more। अब चेक करिए मेरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कैसे बना। यहां पर क्या है आपका? अलास इंटरजेक्शन है, साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अब इसमें बात यह है कि रवि ने कहा कि बहुत दुख की बात है, दुखद खबर है कि वह आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई या फिर देहलोक सिधार गई या फिर आपका स्वर्गवासी हो गई, उसका इंतकाल हो गया, उसकी मृत्यु वहां पर हो गई। अब ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है, इस टर्म में आपको सीखना क्या है? रवि, उसके बाद में यहां पर जो सेड आपके पास आ रहा है, इस सेड को अपन लेते हैं तो ये टर्म किस में जाएगा? एक्सक्लेम्ड में। रवि ने एक्सक्लेम किया, कैसे एक्सक्लेम किया? दुख के साथ में किया, तो यहां पर ये टर्म किस में आ गया? विद। उसके बाद में यहां पर क्या आएगा? सोरो। रवि एक्सक्लेम्ड विद सोरो, रवि ने दुख के भाव के साथ में ये अभिव्यक्ति दी या इस अचंभित स्वर में दुख के साथ में दर्शाया, जाहिर किया, अभिव्यक्त किया। क्या बीच में कनेक्ट करने के लिए आपका कनेक्टर क्या लगेगा? दैट लगेगा। और दैट मेरे लिए किसकी डिमांड करेगा? सब्जेक्ट की डिमांड करेगा। सब्जेक्ट मेरे पास ही है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में चेंज या नो चेंज? नो चेंज। यहां H कैपिटल है अपर केस में, इसे मैं स्मॉल में लेकर आऊंगा यानी लोअर केस में। फिर इजमार मेरे पास में है तो प्रेजेंट टाइम में इसे मैं चेंज कर दूंगा पास्ट टाइम में, तो ही वॉज या वर में से क्या ले लेगा? वॉज ले लेगा। और उसके बाद में यहां पर आ जाएगा नो मोर। लेकिन एक चीज आपको सीखनी है, अलास यहां से हटेगा, इसके एवज में कुछ भी नहीं आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। और ये जो चीजें आपके समक्ष आ रही हैं, अलास वाला हिस्सा उस सोरो में अपना भाव देकर चला जाएगा। लगे हाथ इसका एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका ये सेंटेंस का पैटर्न आपके लिए और आसान हो जाए। अगर मैंने सेंटेंस लिखा राहुल सेड वाव, और फिर यहां लिखा वॉट ए फैंटास्टिक शॉट, वॉट ए फैंटास्टिक शॉट। अब इसको चेक करें जरा, यहां पर अपने पास में इंटरजेक्शन भी है, साथ में आपका वोट के साथ भी है, तो ये तो हट ही जाएगा और वहां से सोल्व हो जाएगा। वोट वाले में 99% आपका सरप्राइज होता, वाह आ गया तो सरप्राइज इसके अंदर भी है आपका कि भी राहुल ने बोला वाह कितना शानदार शॉट खेला है क्रिकेटर ने, आपका बैट्समैन ने, तो सरप्राइज के भाव के साथ इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना सेंटेंस यूं निकल के आएगा, राहुल सेड की जगह इसमें क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड। फिर अचंभे के भाव के लिए यहां पर क्या रहेगा? विद सरप्राइज। बीच में कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या रहेगा? दैट। दैट के बाद में वाव यहां से हट जाएगा, इसके एवज में कुछ भी नहीं आएगा। इसकी पूर्ति कौन कर रहा है? सरप्राइज कर रहा है। वॉट भी यहां हटेगा, लेकिन ये अपने लिए क्या लेगा? वहां पर वेरी या ग्रेट या बिग ऐसा कुछ लेगा, जो एडजेक्टिव के पहले हो सकता है, नाउन के पहले हो सकता है, या एडजेक्टिव प्लस नाउन के स्ट्रक्चर के लिए हो सकता है। लेकिन दैट के बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए, मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इस नाउन के अकॉर्डिंग यहां से ले लूंगा। शॉर्ट के लिए ही शी इट दे में से मैं इट लूंगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो इजमार मानते हुए मैं वोज वर्ब में ले जाऊंगा। इट के साथ में आपका वोज आ जाएगा, फिर अपना आर्टिकल लगेगा ए। वोट हटा तो फैंटास्टिक है, उसके पहले मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा?
वेरी जोड़ना पड़ेगा। और फिर अगला टर्म यहां पर फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक के साथ में यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, आपका शॉर्ट लगा दूंगा, और लास्ट में इसमें क्या आ जाएगा, आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपकी आ रही है, इस सिचुएशन के अंदर मुझे क्या करना है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या ट्राई करना है, वो आपको समझना है। देखिए जरा, अगला मुझे क्या बताना चाहेगा, अगला मुझे यहां पर यह कहेगा कि मैं इट को क्यों मानूं, मैं इट को सब्जेक्ट क्यों मानूं, मैं जो लास्ट वाला नाउन वर्ड है उसे ही क्या बना लूंगा, आपका सब्जेक्ट बना लूंगा। ये यहां पर ए के साथ इंडेफिनिट है, ये यहां पर क्या है, ए के साथ में आपका इंडेफिनिट है, और मैं इसे क्या करूंगा, डेफिनेट बना दूंगा। अगर यही नाउन वर्ड मेरे पास पहले आया तो पहले आते ये डेफिनेट बनेगा, और ए की बजाय ये किस में चला जाएगा, आपका दा में चला जाएगा। तो वो सोल्यूशन भी इसका अपन लेकर देखते हैं। पहले वाला तो अपना सेम का सेम चलेगा, राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। फिर दैट आ जाएगा, दैट के बाद इट की बजाय शॉर्ट जो नाउन है उसी का सब्जेक्ट बना लो, और बनाते ये इंडेफिनेट की बजाय डेफिनेट हो जाएगा। तो शॉर्ट की बजाय इसमें क्या आ जाएगा, द शॉर्ट इज अमार, तो इसमें भी मानना पड़ेगा, वॉजवर में जाएगा। द शॉर्ट के साथ में क्या लगेगा, वॉज लग जाएगा। फिर ये ए यहां से हट जाएगा, एक नाउन एक ही टाइम पर डेफिनेट और उसी टाइम पर इंडेफिनिट, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, तो ए हटेगा और सीधा सीधा यहां वॉट के हटने के एवज में वेरी लगेगा। फिर यहां पर फैंटास्टिक लिख देंगे, लेकिन एक चीज पर फोकस करना है, और वो कौन सा, कि शॉर्ट पहले आ गया तो लास्ट में आपका नहीं आएगा। ये लीजिए, इसका तरीका वहां पर बन गया। ये दो तरीकों से सोल्व हो सकता है, मतलब ऐसा सेंटेंस मिल सकता है जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट नहीं हो, मैं ही शी इट दे मानकर कर सकता हूं, इज अमर मानकर वॉजवर में लेकर जा सकता हूं, या फिर मेरे पास टर्म ये भी हो सकता है, कौन सा, कि मैं लास्ट वाला जो नाउन वर्ड आता है उसे इंडेफिनेट से डेफिनेट बना दूं, और डेफिनेट बना के जो पहले से दिया हुआ ए या एन है उसे हटा दूं, इज अमर मानकर वॉजवर में ले जाऊं। तो दोस्तों, आज की क्लास है उसके अंदर हमने यहां पर देखा कि अपने पास में पैटर्नेबल सिचुएशन के अंदर हमारा जो टॉपिक था नरेशन या स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच या फिर आपका वहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, उसका सबसे लास्ट का सेक्शन हमने पढ़ा, और उस सेक्शन के अंदर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कवर करने की कोशिश की, और बेहतरीन तरीके से आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं इस टॉपिक का विधिवत समापन करना चाहूंगा, और मिलूंगा आपको अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, नई जोश, नई स्फूर्ति, नई संचार के साथ में, जिस टॉपिक का नाम रहेगा आपका प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग या समुच्चय बोधक अव्यय। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी स्टडी को यूं ही कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद।